हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम है, कभी हम लोगों को कौन सा पेपर चल रहा है, कौन से पेपर का क्लास चल रहा है, सेकंड पेपर का क्लास चल रहा है। ठीक है, और ये जितने भी क्लास चल रहे हैं, वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ये सीनियरिटी वाइज है। ठीक है, और ये काफी अभी के जो टॉपिक चल रहे हैं वो सब टॉपिक में से आपको परीक्षा में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग किसी भी क्लास, किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि कैरेक्टरिज ऑफ चिल्ड्रन विथ VIAD डीफ ब्लाइंडनेस, मतलब बधिराद बच्चों की विशेषताएं। वैसे बच्चे जो दिव्यांग भी हैं, दृष्टिबाधित भी है और बधिर भी हैं, उन बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास की 95% जानकारी देखने या फिर सुनने से प्राप्त होती है। ये आपको तो भली भांति मालूम है कि हम लोग 95% नॉलेज देख सुन के घूम के इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति देख या सुन नहीं सकते वे इन सब की जानकारियों से दूर रह सकते हैं। ये तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति सुन भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है, तो ये इन जानकारियों से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बधिराद व्यक्तियों की विशेषताओं को हम निम्न रूप में बता सकते हैं। पहला है, बधिरांधता यदि जन्मजात हो या प्रारंभिक वर्षों में घटित हो तो बच्चे को भाषाई विकास अवरुद्ध हो जाएगा। बच्चे का जो लोकल क्षेत्रीय भाषा का विकास होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा है, इन बच्चों को गामक विकास में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब गामक घूमने फिरने, वातावरण में सामंजस्य बैठाने इत्यादि सब प्रक्रियाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इनका संवेदनात्मक विकास उपयुक्त रूप से नहीं हो पाता। इन बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्पर्श संबंधित माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ये भी किससे पढ़ते हैं, स्पर्श विधि से ही पढ़ते हैं। ठीक है, दोषपूर्ण दृष्टि और श्रवण हानि एक साथ उपस्थिति जो डिग्री में भिन्न हो सकती हैं। मान लीजिए कि बच्चा दृष्टि बाधित भी है और बधिर भी है, तो उनकी डिग्री भी क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। शुरुआत की उम्र के आधार पर बधिर अंधापन अनुभूति के क्षेत्रों में सीखने को प्रभावित कर सकता है। जो ये शुरुआत के लक्षण है, ये क्या करता है, बच्चे के सीखने की क्षमता, अनुभव की कला को रोक देता है। छात्र को संचार में कठिनाई होती है। छात्र की विकृत धारणाएं हो सकती हैं। 9 नंबर पे, छात्रों को यह अनुमान लगाने में कठिनाई हो सकती है कि क्या होने वाला है। ठीक है, पर्यावरण या दूसरे के चेहरों कार्यों से पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि घूम फिर के पर्यावरण में जो हमारी आसपास की चीज है वो देखकर उसकी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे नहीं कर पाते हैं। छात्र को मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखने की जरूरत है। ठीक है, अगला है, दृष्टि और श्रवण की कमी के कारण आकस्मिक या समूह अधिगम के माध्यम से सीखना कठिन हो जाता है। 40 नंबर है, संचार करने में समस्या। इसके बाद है 50 नंबर, पर्यावरण को नेविगेट करने में समस्या। ठीक है, अब है हमारा इसमें अगला टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ मल्टी सेंसरी इंपेयरमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विथ VIAD, मतलब कि दिव्यांग वाले बच्चे के विकास पर बहुसंवेदी हानि का प्रभाव। ठीक है, अब है हमारा बहुसंवेदी हानि क्या है, जिसको क्या कहते हैं, मल्टी सेंसरी इंपेयरमेंट। संवेदनात्मक, सेंसरी मतलब क्या आता है, संवेदना, तो उसी पर
अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुसंवेदी हान वाले बच्चों और युवाओं में दृष्टि और श्रवण दोनों की हानि होती है। बहुसंवेदी मतलब कि दो से एक से अधिक हान। MSI को बहरापन या दोहरी संवेदी हानि के रूप में भी जाना जा सकता है। एक से अधिक संवेदी हानि होने से व्यक्ति पर संयुक्त प्रभाव पड़ता है। ये तो क्लियर है कि अगर एक से अधिक दिव्यांगता बच्चे में होगी तो एक से अधिक संवेदना की भी हानि होगी, तो इसका दोहरा असर तो बच्चे पर जरूर पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति एक अनोखे तरीके से दुनिया से जुड़ेगा और अनुभव करेगा, ठीक है। MSI के कई कारण हैं और यूनाइटेड किंगडम में अनुमानित 4000 बच्चे MI से पीड़ित हैं। MI वाले अधिकांश बच्चों में कुछ अवशिष्ट दृष्टि और श्रवण होता है। बहुत कम बच्चे ही पूरी तरह से अंधे और बहरे होते हैं। ऐसा बहुत कम बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, अंधे भी हैं और बहरे भी हैं। MSI वाले बच्चों में चिकित्सीय स्थितियां या शारीरिक विकलांगताएं भी हो सकती हैं। बच्चे MSI के साथ पैदा हो सकते हैं या बीमारी चोट के बाद इसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्मजात MSI के सामान्य कारण चार्ज और असम सिंड्रोम जैसी आनुवंशिक स्थितियां हैं। उनमें एक प्रगतिशील स्थिति के परिणाम स्वरूप MSI हो सकता है, जो समय के साथ बच्चे को कितनी अच्छी तरह से देख या सुन सकता है में परिवर्तन का कारण बनता है। डॉक्टरों के लिए निदान करना और अन्य चिकित्सकों के लिए बच्चे की क्षमताओं और जरूरतों की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करना अक्सर मुश्किल हो जाता है, जो माता पिता के लिए बहुत कठिन हो सकता है। जब डॉक्टर के लिए मुश्किल काम है तो माता पिता के लिए भी तो और मुश्किल काम हो सकता है। MSI के कुछ कारण परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि आपका मामला ऐसा है तो अधिक जानने के लिए आपको आनुवंशिकी विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है, ठीक है। MSI से पीड़ित बच्चे के परिवारों के साथ काम करने वाले चिकित्सक सीधे सहायता और समर्थन प्रदान करने या अन्य विशेषज्ञों से संदर्भित करने में सक्षम होंगे। MSI से इसका उनके संचार पर प्रभाव पड़ेगा। वे जानकारी तक कैसे पहुंचते हैं और अपने वातावरण में कैसे आगे बढ़ते हैं। श्रवण और दृष्टि पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करने के हमारे प्राथमिक साधन हैं, विशेष रूप से हाथ की पहुंच से परे। इसलिए MSI बच्चों के लिए यह जानने में भारी नुकसान पैदा करता है कि वे कहाँ हैं, उनके साथ और उनके आसपास क्या हो रहा है। किसी भी प्रकार की डिग्री की संयुक्त दृष्टि और श्रवण हानि इस नुकसान को पैदा कर सकती है। मतलब हानि हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकती हैं या लगातार हानि हो सकती है। संवेदी जानकारी के स्वागत या प्रसंस्करण को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। अब है इंद्रियों का प्रयोग। इसमें दिव्यांगता में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? हमारी इंद्रियों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति आंख से दृष्टि बाधित है वो स्पर्श इंद्रिय, सूंघने की क्षमता जिसको घ्राण शक्ति कहते हैं, स्मेलिंग सुगंध के द्वारा, टेस्टिंग स्वाद के द्वारा इत्यादि इंद्रियों का विकास करके वो अपना विकास करते हैं, ठीक है। दुनिया का हमारा अनुभव, हमारी वास्तविकता हमारी इंद्रियों के माध्यम से आती है। श्रवण या दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक अलग वास्तविकता होती है। वे दुनिया को उसी तरह अनुभव नहीं करते जैसे दृष्टि बाधित सुनने वाले लोग करते हैं। दुनिया के बारे में उनका पूरा ज्ञान और अनुभव अलग है। दृष्टि और श्रवण को अक्सर दूरी इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि वे हमारे चारों ओर क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी देते हैं। स्पर्श, स्वाद और संतुलन इंद्रिया करीबी इंद्रिया है। ये कौन इंद्रिया है? नजदीकी इंद्रिया है,
जो केवल इस बारे में जानकारी देती है कि अभी क्या हो रहा है। हाथ की पहुंच के भीतर गंध कुछ दूरी की जानकारी देती है, लेकिन यह हमारे लिए दृष्टि और श्रवण की तुलना में बहुत कम उपयोगी है, क्योंकि दृष्टि काफी दूर तक देखती है, सुनने की क्षमता भी दूर दूर तक होती है। दृष्टि और श्रवण हमें सीखने और कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकांश जानकारी प्रदान करते हैं। बहुत छोटे बच्चे मुख्य रूप से स्पर्श, स्वाद और गंध का उपयोग करते हैं, लेकिन जन्म से भी उन्हें कुछ मिलता है। देखने और सुनने से जानकारी, समय के साथ उनमें दृश्य और श्रवण कौशल विकसित हो जाते हैं। उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली जानकारी प्राप्त करने और उसका बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाए। जब एक दूरी का बोध खराब हो जाता है तो दूसरे की जानकारी का उपयोग कुछ हद तक क्षतिपूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक बहरा व्यक्ति लिप रीडिंग करता है। एकल संवेदी हानि वाले लोग भी अपने आसपास की दुनिया के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए अपनी अधिक विकसित इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत संवेदी हान, मतलब एक से ज्यादा हान वाले बच्चे और युवा क्षतिपूर्ति के लिए किसी भी दूरी इंद्रिय का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एमएसआई से पीड़ित कई बच्चों और युवाओं में अन्य इंद्रियों के साथ साथ दृष्टि और श्रवण की भी हानि होती है। उसमें खराब संतुलन, सीमित गति, कम या अधिक संवेदनशील स्पर्श या गंध की खराब भावना हो सकती है। ठीक है। अब है एमएसआई से पीड़ित बच्चों और युवाओं को अपनी उपयोगी दृष्टि और श्रवण तथा अपनी अन्य इंद्रियों से यथासंभव अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। कई बच्चों और युवाओं के लिए स्पर्श दुनिया के बारे में सीखने और संचार साधन प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, एमएसआई से पीड़ित कुछ बच्चे और युवा गंध की भावना का उपयोग करने में बहुत कुशल हो जाते हैं और इसका उपयोग लोगों और स्थानों की पहचान करने के लिए करते हैं। कुछ लोग अपनी त्वचा पर हवा के दबाव में परिवर्तन जैसी सूक्ष्म चीज के कारण अपनी चारों ओर होने वाली हलचल को भी पहचानते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जब हम स्टूडेंट थे VI के, तो एक हमारे सर आते थे अर्पित जैन, तो बोलते थे कि जब मैं अपने गली पर जाता हूं तो मेरे एक चौराहे पर जलेबी की दुकान है और उस जलेबी की सुगंध से मैं वहां से दाएं, हमको पता है कि दाएं यहां से घूमना है, दाएं टर्न करके मैं अपने घर को पहुंच जाता हूं। मतलब वो वहां से वो क्या करते थे घूमने के लिए, अपने स्मेल शक्ति का बढ़ावा करते थे कि मतलब कहां हमको जाते वक्त वो हमेशा एकदम संतुलित मुद्रा में रहते थे कि हमको कहां सुगंध जलेबी की मिलेगी, वहां से वो टर्न हो जाते थे। ठीक है। अब है युवा लोगों के लिए शिक्षा और विकास। रास्ते में अगर चलते वक्त कहीं स्किन पर तेज हवा, जैसे मान लीजिए कि आप किसी रूम में घुस रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, तो बच्चे की जब स्किन पर हवा का प्रेशर पड़ेगा तो वो पहचान जाएगा कि हमारे सर के ऊपर पंखा चल रहा है या बाहर की तरफ है, तो हवा तेज की आंधी आने वाली है। ठीक है। अब है युवा लोगों की शिक्षा और विकास। अतिरिक्त सहायता के बिना एमएसआई प्रभावी रूप से अनुभव को यहीं और अभी तक सीमित कर देता है कि इस समय क्या हो रहा है। हाथ की पहुंच के भीतर बच्चों को यह एहसास नहीं हो सकता है कि व्यापक दुनिया मौजूद है या उन्हें यह इतना भ्रामक और खतरनाक लग सकता है। जब मान लीजिए कि बच्चे को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है तो दुनिया के बारे में क्या जानेगा कि दुनिया कितना व्यापक है। वो इस भ्रम में रहता है कि लोग जैसा बोलते हैं वैसा नहीं है। खतरनाक लग सकता है कि जहां तक संभव हो उसे अनदेखा कर देता है। एमएसआई से पीड़ित अधिकांश बच्चे और युवाओं को निम्नलिखित में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि ऐसे बच्चे हैं समाज में
या कहीं पर तो उन्हें कौन कौन सी सहायता की आवश्यकता होती है। दूसरों के साथ संबंध विकसित होने में अक्सर अधिक समय लगता है। पहला समस्या क्या है, वो दूसरे के साथ सामंजस्य जल्दी नहीं बना सकते हैं। लेकिन MSI से पीड़ित बच्चे और युवा किसी भी अन्य बच्चे या युवा व्यक्ति की तरह विशेष रूप से अपने परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं। प्रारंभ में MSI वाले बच्चे माता पिता की देखभाल करने वालों के प्रति अनुत्तरदायी लग सकते हैं, क्योंकि वे मुस्कुराहट, रूप और भाषण को नहीं या सुन पाते हैं, जिस पर अधिकांश बच्चे प्रतिक्रिया करते हैं कि कभी कभी ऐसा लग सकता है कि वे पकड़ में आने के लिए अनिच्छुक है, खासकर यदि उन्हें बहुत अधिक चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता हो। लेकिन जैसे जैसे संपर्क बढ़ेगा वे शामिल हो जाएंगे। अब है MSI से पीड़ित बच्चे और युवा यह देखकर नहीं सीख सकते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है, जैसा कि दृष्टिबाधित सुनने वाले बच्चे करते हैं। MSI बच्चों और युवाओं को अधिक धीरे धीरे सीखने में सक्षम बनाता है, क्योंकि उन्हें खराब गुणवत्ता वाली जानकारी मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें सीखने में आवश्यक रूप से कठिनाइयां या कमियां हैं। स्पर्श के माध्यम से सीखना दृष्टि के माध्यम से सीखने की तुलना में बहुत धीमा है। मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है जो दृष्टि बाधित है, वह काफी देर से किसी चीज को समझता है या करता है, लेकिन दृष्टिवान बच्चा होता है वो क्या करता है, वो किसी चीज को जल्दी समझ लेता है। और जब आपके पास दृष्टि या श्रवण हानि होती है तो दृश्य या श्रवण जानकारी को समझने में अधिक समय लगता है। अब अगर ये दोनों हानियां होगी तो इसमें क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। फिर भी MSI से पीड़ित बच्चे और युवा प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं और सीखते भी हैं। लेकिन ऐसे बच्चे सीखते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, MSI से पीड़ित बच्चों और युवाओं को अक्सर अपने कार्यों का एहसास होने में अधिक समय लगता है। उनके साथ जो होता है उसे प्रभावित करें। इसका मतलब यह है कि उन्हें संवाद करना सीखने में अधिक समय लगता है। जैसे जैसे वे विकसित होते हैं वे अपनी इच्छाओं को समझने और बताने में मदद के लिए वस्तुओं को इशारा, संकेतों या चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। अपने परिवेश में देखना अधिकांश बच्चों को स्वतंत्र रूप से चलना सीखने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो दृष्टिवान बच्चा होता है वो देखता है तो उसके प्रति वो चलने के लिए, देखने के लिए आतुर रहता है, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चा इसके लिए आतुर नहीं होता है। दृष्टि बच्चों को अपने हाथों का उपयोग करना सीखने के लिए भी प्रेरित करती है। ये तो आप भली बात जानते हैं। यह MSI वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें आमतौर पर देखने सुनने वाले बच्चों की तुलना में खोज, सीखने और संचार करने में अपने हाथों का अधिक उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अपने परिवेश का पता लगाना सीखने से बच्चों और युवाओं को उन्हें समझने और उन्हें नियंत्रित करना सीखने में मदद मिलती है। MSI बच्चों और युवाओं की घटनाओं का अनुमान लगाने, यह जानने की क्षमता कम कर देता है कि आगे क्या होने की संभावना है, और इससे अन्वेषण कठिन हो जाता है। MSI वाले बच्चों और युवाओं को अक्सर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कौशल और ज्ञान को सामान्य बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि वे विभिन्न स्थितियों के बीच समानताएं और अंतर नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अब इन बच्चों के निदान और समर्थन क्या क्या है, कैसे इनका निदान किया जाएगा, इसे क्या क्या समर्थन की जरूरत है। बहुसंवेदी हानि मतलब एक से ज्यादा हानि कई कारणों से उत्पन्न होती है। बच्चे MSI के साथ पैदा हो सकते हैं, या बीमारी या चोट के बाद उन्हें यह बीमारी हो सकती है, या उसमें MSI एक प्रगतिशील स्थिति के परिणाम स्वरूप हो सकता है, जिसका प्रभाव बाद के बचपन में महसूस होता है। हर मामलों में शुरुआती दिनों में डॉक्टरों के लिए निदान करना और अन्य चिकित्सकों के लिए बच्चे की क्षमताओं और जरूरतों की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करना
अक्सर मुश्किल हो जाता है। इससे समझौता करना बहुत कठिन हो सकता है। अब क्या क्या, पहला है इसमें जन्म पर। यह एक नियोजित गर्भावस्था थी जो शुरू से ही बहुत बुरी रही। यह तथ्य आखिरकार हमारा एक बच्चा हुआ पूरी तरह से आश्चर्यजनक था। पहले 3 या 4 महीनों तक हमारा बेटा लगातार अस्पताल के अंदर और बाहर रहता था और हम कभी भी एक समय में 2 सप्ताह से अधिक तक घर पर नहीं रहते थे। हम जानते थे कि उसके पास कुछ है समस्याएं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अज्ञात था। एमएसआई से पीड़ित कई बच्चों को जीवन के आरंभ में ही अस्पताल में इलाज की आवश्यकता होती है। क्या होती है? उन्हें अस्पताल में इलाज की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप देखभाल करने वाले माता पिता अपने उपचार के कारण अपने बच्चों को ज्यादा पकड़ने और दुलारने में या स्वयं बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि सिस्टम ने नियंत्रण ले लिया है और केवल अन्य लोग चिकित्सक ही जानते हैं आपके बच्चे की देखभाल कैसी करनी है। यह सच नहीं है। हमेशा याद रखें कि माता पिता की देखभाल करने वाले के रूप में आप अपने बच्चे के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण और जानकार लोग हैं और आप ही वे लोग हैं जिनकी आपके बच्चे को सबसे अधिक आवश्यकता है। मतलब माता पिता को इसमें खासकर जैसा बच्चा है उस प्रकार की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब है बचपन या किशोरावस्था में। एक बच्चा या युवा शक्ति जो विकसित होने के बाद अपनी दृष्टि और श्रवण खो देता है, कहा जाता है कि शुरुआती वर्षों में भाषा को अर्जन हानि हुई। यह मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी या किसी दुर्घटना से उत्पन्न हो सकता है या असर सिंड्रोम जैसी जन्म से किसी विशिष्ट आनुवंशिक स्थिति से संबंधित हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में दृष्टि और संतुलन समस्याओं की शुरुआत की उम्र, सीमा और प्रगति अलग अलग होती है। जो बच्चे और युवा बहुत संवेदी विकलांग हो जाते हैं, उनके निदान के बाद सही सहायता प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। परिवर्तन के लिए भावनात्मक रूप से समायोजन करना पूरे परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि संचार और दिन प्रतिदिन की अन्य गतिविधियां प्रभावित होती है। मल्टी सेंसरी इंपेयरमेंट वाले बच्चों के लिए यह शुरुआती आपको जानने का समय बच्चे की चिकित्सा आवश्यकताओं के कारण बाधित हो सकता है। माता और पिता बच्चे के बीच सामान्य प्रारंभिक संपर्क नहीं हो सकता है और परिणाम स्वरूप आपके बच्चे के साथ बंधन विकसित करना अधिक कठिन लग सकता है। जब बच्चे की दृष्टि और सुनने की क्षमता कमजोर हो तो संबंध बनाना स्वाभाविक रूप से अधिक कठिन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे आमतौर पर आंखों से संपर्क करके और अपनी और दूसरे लोगों की आवाज सुनकर संबंध विकसित करना शुरू कर देते हैं। बस इसे जानने में आपको संबंध विकसित करने के लिए संबंध बनाने के अन्य तरीके ढूंढने में मदद मिल सकती है। निम्नलिखित युक्तियां इंद्रियों का विकास पुस्तिका के बाद के भाग में भी शामिल है, आपको अपने बच्चे के साथ विकसित करने में मदद मिल सकती है। अपने बच्चे को अपने बहुत करीब रखकर उसके साथ खेले, बातें करें या गाएं। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेकर या जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे फर्श पर अपने सहारे से बिठाएं। यह बच्चों को यह समझने में मदद करने का एक शानदार तरीका है वे क्या देखते हैं और सुनते हैं। आपकी आवाज और रूप रंग अच्छी गुणवत्ता वाली जानकारी देंगे, क्योंकि आप अपने बच्चे के कान और आंखों के बहुत करीब हैं। ध्यान भटकाने वाले अप्रासंगिक पृष्ठभूमि दृश्य या ध्वनियां आपकी निकटता से आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाएगी। करीब रहने से आपके बच्चे को सुरक्षित महसूस करने में भी मदद मिलेगी और उन्हें स्पर्श, गंध और आपके शरीर की गर्मी के माध्यम से अतिरिक्त जानकारियां मिलेगी। अपने बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा वाले दृश्यों
और ध्वनियों की संख्या कम करें। यदि आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, गा रहे हैं, तो रेडियो और टीवी बंद कर दें। यदि आप किसी खिलौने को एक साथ देख रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके पास बहुत सारी अन्य वस्तुएं न हो, क्योंकि एक वस्तु को जब वो बार बार रिपीट करेगा तो उसकी जानकारी क्या होगी, ज्यादा प्रौढ़ होगी। छोटे बच्चों को अपना चेहरा तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे बच्चे से बोले कि मेरा मुंह किधर है, मेरी नाक किधर है, उसे टच कराइए, तो उससे क्या होगा, उसकी भीतरी शक्ति का कौशल बढ़ेगा। यदि आपका बच्चा ऐसा करता है तो उसे अपनी सांस महसूस करने दे, उसे दिखाए कि जब आप बात करते हैं तो आपका मुंह कैसे चलता है, आपका गला कैसे हिलता है। कुछ बच्चों को यह भी अच्छा लगता है कि जब आप चबाते हैं तो आपका जबड़ा, ये जबड़ा होता है ना, क्या होता है, हिलता है। इससे उनके खाने की प्रक्रिया के बारे में और अधिक समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक था अब यहीं पर समाप्त होता है। अब इस टॉपिक में कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, जो अब आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुसंवेदी विकलांगता का बच्चों के विकास पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है। एक से ज्यादा जो विकलांगता होती है तो उसका बच्चे पर क्या प्रभाव होता है। पहला है मानसिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी संचार और सामाजिक कौशल, डी खेलकूद की क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संचार और सामाजिक कौशल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बच्चों में संवेदी जानकारी का अभाव किस प्रकार के विकास को बाधित करता है। पहला इसमें है ए नंबर शैक्षिक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी शारीरिक विकास, डी भाषाई विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चे अपनी स्थिति के कारण किस मुख्य संचार विधि पर निर्भर होते हैं। ए है मौखिक भाषा, बी इशारों की भाषा, सी श्रवण उपकरण, डी ब्रेल और टेक्सटाइल विधियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ब्रेल और टेक्सटाइल विधियां। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चे किस विकासात्मक क्षेत्र में सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करते हैं। ए है शारीरिक विकास, बी संचार और सामाजिक संपर्क, सी खेल, डी स्मृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, संचार और सामाजिक संपर्क। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों में भाषा विकास को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ए पढ़ाई द्वारा, बी खेलों द्वारा, सी टेक्सटाइल और स्पर्श आधारित शिक्षा द्वारा, कि डी टेलीविजन देखकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी टेक्सटाइल और स्पर्श आधारित शिक्षा द्वारा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन क्या है, VIAD बच्चों के विकास में किस प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। ए है संवेदी उपकरण, बी भाषाई अनुकूलन, सी समय सारणी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7, दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति कौन सी होती है। ए मौखिक शिक्षण, बी दृश्य शिक्षण, सी श्रव्य शिक्षण, डी स्पर्श आधारित शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, स्पर्श आधारित शिक्षण। अब है 8 नंबर क्वेश्चन, बहुसंवेदी बाधा वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान करते समय किसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।
ए है संज्ञानात्मक कौशल, बी शारीरिक व्यायाम, सी व्यक्तिगत और विशेष शिक्षण सामग्री, डी सामान्य पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यक्तिगत और शैक्षणिक विशेष शिक्षण सामग्री। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 क्या है? बहुसंवेदी विकलांगता का बच्चों के आत्मसम्मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए आत्मसम्मान में वृद्धि, बी आत्मसम्मान में कमी, सी कोई प्रभाव नहीं, डी आत्मसम्मान में उतार चढ़ाव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मसम्मान में कमी। अब है क्वेश्चन नंबर 10। दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अनुकूलन होता है? ए दृश्य अनुकूलन, बी शारीरिक अनुकूलन, सी श्रवण अनुकूलन, डी स्पर्श और संचार अनुकूलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्पर्श और संचार अनुकूलन। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुसंवेदी विकलांगता का बच्चों के भावनात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए भावनात्मक स्थिरता, बी भावनात्मक स्थिरता, सी केवल नकारात्मक प्रभाव, डी कोई प्रभाव नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भावनात्मक अस्थिरता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चों की सामाजिक सहभागिता में कौन सी प्रमुख बाधा होती है? ए खेलकूद की कमी, बी दृश्य और श्रवण जानकारी का अभाव, सी भोजन की कमी, डी स्मृति समस्याएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दृश्य और श्रवण जानकारी का अभाव। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। VIAD बच्चों को किस प्रकार की विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? ए है मौखिक और दृश्य आधारित, बी श्रवण आधारित, सी श्रव्य और स्पर्श आधारित, डी लिखित और श्रवण आधारित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, श्रव्य और स्पर्श आधारित। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन। VIAD बच्चे की संचार प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सी पद्धति उपयोगी होती है? ए है ब्रेल, बी इशारों की भाषा, सी श्रवण उपकरण, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रेल। ठीक है, अब है 15 नंबर क्वेश्चन। बहुसंवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चों के माता पिता को किस प्रकार की सहायता आवश्यकता होती है? ए आर्थिक सहायता, बी संचार प्रशिक्षण, सी केवल चिकित्सीय सहायता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर्थिक सहायता। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? ए शारीरिक खेल, बी स्वतंत्र कार्य, सी संवेदी अनुकूलन, डी सामाजिक कार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संवेदी अनुकूलन। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17। किस तकनीकी का उपयोग VIAD बच्चों को शैक्षणिक अनुभव को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? ए कंप्यूटर आधारित शिक्षा, बी मौखिक परीक्षा, सी स्पर्श और टेक्सटाइल तकनीकी, डी वीडियो शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्पर्श और टेक्सटाइल तकनीकी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18। 18 को देखिए। दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चे का सामाजिक विकास में किस कारण पिछड़ सकते हैं? ए शिक्षण की कमी, बी दृश्य और श्रवण जानकारी की कमी, सी शारीरिक कमजोरी, डी खेलों में भागीदारी की कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दृश्य और श्रवण जानकारी की कमी। अब है क्वेश्चन नंबर 19।
बहुसंवेदी विकलांगता के बच्चों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए समान, बी अनुकूलित और व्यक्तिगत, सी दृश्य आधारित, डी श्रवण आधारित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुकूलित और व्यक्तिगत। ठीक है, अब है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुसंवेदी विकलांगता वाले बच्चे किस प्रकार के कौशल में सुधार के लिए संघर्ष करते हैं? ठीक है, ए है खेल कौशल, बी शारीरिक कौशल, सी संचार और सामाजिक कौशल, डी संगीत कौशल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संचार और सामाजिक कौशल। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चों में किस प्रकार की सहायता तकनीक की उपयोग होती है? ए ब्रेल उपकरण, बी हियरिंग एड, सी वीडियो उपकरण, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चों में सामाजिक व्यवहार का विकास कैसे बढ़ाया जा सकता है? ए संचार उपकरणों द्वारा, बी अधिक व्यक्तिगत बातचीत द्वारा, सी सामाजिक खेलकूद के माध्यम से, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है 23? बहुसंवेदी विकलांगता वाले बच्चे सामाजिक और भावनात्मक विकास में किस समस्या का सामना करते हैं? ए खेल की कमी, बी संचार की कमी, सी दृष्टि और श्रवण की कमी, डी याददाश्त की कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संचार की कमी। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, VIAD बच्चों के साथ संचार में सुधार करने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ए इशारों की भाषा, बी श्रवण परीक्षण, सी दृश्य सामग्री, डी स्पर्श और टेक्सटाइल संकेत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी स्पर्श और टेक्सटाइल संकेत। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? ए सांकेतिक भाषा, बी टेक्सटाइल शिक्षण, सी ब्रेल और अन्य उपकरण, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। देखिए, आप लोगों के सिलेबस में सिलेबस को भी समाप्त करना है, टॉपिक लंबे लंबे हैं, तो थोड़ा तो तेज आपको भी चलना पड़ेगा, हमको भी चलना पड़ेगा। ठीक है, और आप प्रतिदिन कोई भी वीडियो क्लास मिस मत करिए, क्योंकि आपके पेपर वाइज पेपर क्लास चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम अगले दिन इसी सेकंड पेपर के अगले टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों का भी थोड़ा मनोबल बढ़ा रहेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और क्या आप लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस पर भी हम ध्यान देंगे कि क्या हमको भी सुधार करना है। आप लोग थोड़ा कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसी पेपर के अगला जो टॉपिक होगा उसके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।